याद करें और इसके बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त करें, तो संतोष जी के लिए जोरदार तालियाँ। मेरा नाम संतोष है, जैसे संजय जी ने बताया था, और मैं हमारी एक इकाई है जो कानूनी शिक्षण और उस तरह का काम करती है मजदूरों के साथ में। मैं उस इकाई में काम करता हूँ। आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में सभी को वापस से बधाइयाँ। जैसे हम जानते हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में अगर हम देखें तो ये आज का जो दिन है वो हमारे संविधान को लागू होने का दिन है। और संविधान के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो हर एक नागरिक को, जो भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनको कई अलग अलग तरह के अधिकार देता है। और एक तरह की जो व्यवस्था का परिवर्तन का जो एहसास था वो शायद जो संविधान लागू हुआ था उसी समय से था। तो जो संविधान का लागू होने का वो है, संविधान जो हमारा एक बहुत ही बड़ा विस्तृत संविधान है, इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे यहाँ पे चूँकि हमसे पहले और भी बहुत देशों में इस तरह की जो पूरी व्यवस्था थी, तो हमारे जो संविधान निर्माण था, पूरी जो समिति थी, जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने सारे देशों के संविधान को अच्छे से स्टडी किया और उनमें जो जो अच्छी चीज़ लगी तो उन चीज़ों को इसमें लिया। तो एक तरह से हमारे संविधान को एक हाइब्रिड संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी व्यवस्था को उठा लिया, ये देखा परखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। किसी के संविधान में कई चीज़ों में ये होता है कि कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है, कोई चीज़ नहीं कर रही है। तो हमारी जो संविधान निर्माता समिति है, उनको ये फ़ायदा था कि उनके पास कम से कम 10-15 उदाहरण ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग देशों से वो चीज़ें उठाई और हमारे संविधान में लागू की। तो ये जो असल में हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 1947 से जब से भी काम करना शुरू किया उन्होंने, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे कारण था क्योंकि जो हमारा देश है वो इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके आधार पर चल रहा था, जो अंग्रेजों का कानून था, और उसी में कुछ संशोधन करके हम लगभग 2.5 साल का जो शासन है उसके आधार पर चला रहे थे। तो 1930 में पूर्ण स्वराज की 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। वो एक आंदोलन चलाया था और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने उस दिन से ये मान लिया था कि हम आज़ादी का जो बिगुल है वो अलग अलग समय पर बजता रहा, पर अलग अलग तरह के जो आंदोलन है उनमें जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। और पूरे 17 साल मतलब 1947 तक हर 26 जनवरी को मनाया जाता था पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। इसीलिए ये दिन चुना, जो 2 महीने का और जो समय लिया 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी का, इसीलिए दिन चुना कि ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए। और इस दिन पे हम हमारा जो संविधान है उसको लागू करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में जो आज हम ये मना रहे हैं 72वां दिवस, वो है। दूसरा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मूल अधिकारों को लेकर। जो संविधान की एक जो मुख्य जो चीज़ है, और वो हर एक नागरिक को जो एक तरह से हम कहें कि हर एक नागरिक को क्या मिलता है, उसमें जो चीज़ है उसमें संविधान की व्यवस्था है। आज हम जब भी कुछ होता है, कोई भी बड़ा कानून बनता है या कुछ भी अगर सरकार कुछ करती है, तो जनता क्यों खड़ी हो जाती है? जनता इसीलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि उनको कुछ अधिकार हमारे संविधान में मिले हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें पूरी व्यवस्था की गई है और जनता के हर एक तबके को, हर एक मतलब समाज का जो भी तबका है, उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये जो मूल अधिकार है वो सारे नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको ये मूल अधिकार दिए गए हैं। और भारत के नागरिक ही नहीं बल्कि ये है, इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भी भारत की धरती पर है उस समय उसको दिए गए हैं। तो भले ही वो भारत का नागरिक नहीं है, पर अगर वो भारत की धरती पे है तो उसको ये अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जो कसाब है ना, जो मुंबई के हमले में पकड़ा गया 2008 में, उसको पूरी प्रक्रिया चलने में कई साल का समय लगा। और उसका कारण ये था क्योंकि वो भारत की धरती पे था और उसको भी अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका देने का हमारा जो व्यवस्था है वो पूरा मौका दिया गया था। जबकि सबको पता था कि वो गोलीबारी करता हुआ और पूरी इस तरह की घटना में पकड़ा गया, पर वो कोई ऐसा नहीं हो जाए किसी के कारण कोई कुछ गलत हो जाए हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए सबको ये अधिकार दिए गए हैं। तो इनमें जो मुख्य अधिकार है, एक तो समानता का अधिकार है। पहली चीज़ है कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। और ये जो समानता का अधिकार है वो जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, इन सब के ऊपर है। कि ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कोई जाति से आता है या कि कोई क्षेत्र से आता है तो उसको कोई उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाएगा या कोई गलत व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। ये एक अलग बात है। जैसे इसी के उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसलिए की गई क्योंकि हम जब शुरू में जब थे तो हम एक समान नहीं थे।
समानता तभी आती है जो समानता के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब तक हम उनको बराबर नहीं लाएंगे और कह देंगे अब तुम्हें समानता का अधिकार तो मिल गया है, तो वो संभव नहीं है वो हो पाना। तो पहले उनको बराबर ला के फिर समानता के लिए हम वो करें। तो इसीलिए इसमें कुछ वर्ग विशेषों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है जिससे उनको आगे लाया जा सके। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और आज के उसमें अगर हम देखें तो ये अधिकार मतलब है तो 3 शब्द का, पर जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही अधिकार है। और जो अलग अलग तरह से जिसकी व्याख्या की गई है, इसको कम से कम नहीं तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें अलग अलग तरह से व्याख्या करके इसका विस्तार इतना कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी जैसे थोड़े दिन पहले जो किसान का आंदोलन चल रहा था और कई लोग चले गए थे, कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट करना ये फंडामेंटल राइट है जो स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। शुद्ध हवा लेना, साफ पानी मिलना कि हर हमारे देश के नागरिक को, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के उसमें ही है और ये स्वतंत्रतापूर्वक जीने के अधिकार में आते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक जीने का जो अधिकार है वो ये कहता है कि जीवन जीना मतलब खाली सांस लेना नहीं है, पशुवत जीवन नहीं है, उसमें गरिमा भी होनी चाहिए, उसमें सम्मान भी होना चाहिए, उसमें सुविधाएं भी होनी चाहिए। और ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो भी शासन हम पे कर रहा है, जो राज्य जो सरकार है, तो राज्य संविधान में जो देश है उसको राज्य कहा जाता है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी है, वो सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए इस तरह की वो करें। तीसरा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता। उस समय में जैसे हम देखें स्वतंत्रता से पहले दास प्रथा थी, ठीक है, लोगों को दास बनाया जाता था, खरीद फरोख्त की जाती थी और उनको पूरे जीवन एक एक तरह से मजदूर की तरह, एक तरह से एक नौकर की तरह उससे काम लिया जाता था। तो एक उस जो दास प्रथा है उसको ख़त्म करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसी में जो बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, इनसे जो मुक्ति मिलती है वो इसी अधिकार के अंतर्गत है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो चौथा अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि हमारे देश में हर नागरिक को अपने धर्म को चुनने और उसके अनुसार जो नागरिक हैं उनको उसके अनुसार जो भी रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने की पूरी छूट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कहेगा नहीं हमारे देश में यही माना जाएगा। इसीलिए हमारे धर्मनिरपेक्ष जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को पूरा स्थान है, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके धर्म का दूसरे व्यक्ति कोई उसके धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा उसकी मान्यता के उसमें। तो उनको अपने जो काम है या जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं या धार्मिक जो परंपराएं हैं उनको निभाने का पूरा अधिकार है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध अधिकार है, और इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए या जो धार्मिक वो है, धार्मिक शिक्षा है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए पूरी स्वतंत्रता है। जैसे मदरसे चलाना है, ठीक है, या जो अलग अलग धर्म के जो उसका प्रचार करने की जो व्यवस्था है, ये चलाने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में दी गई है। और ये जो सबसे बड़ा जो अधिकार है, जो छठवां अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर ऊपर के पांचों जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनमें कोई हस्तक्षेप करता है, अगर उसमें किसी भी तरह की उसको पूरा करने में किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है, तो आप जाके कोर्ट में इसके लिए उपचार मांग सकते हैं। अगर ये छठवां हमारे पास अधिकार नहीं हो तो पांचों अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हमें अधिकार तो दे दिए गए, उसकी व्यवस्था अगर ऐसी नहीं हो कि उसको लागू कौन करवाएगा, वो लागू करवाने की जो व्यवस्था है वो छठवें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें दिया गया है। और अगर फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी हस्तक्षेप का या उसके उल्लंघन का कोई मामला होता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है। वो नीचे के कोर्टों में उसमें बहुत समय नहीं लगता, या तो हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं या उसके लिए सीधे सीधे हम उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है जो हमारे देश का, उसमें हम उसके लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे जो संविधान है मूल रूप से जो हमें व्यवस्था दी गई है वो हर नागरिक को समान लाने के लिए, और यही एक चीज़ है जहां आज हम कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोल सकता है, अपने जो स्वतंत्रता है उसका प्रदर्शन कर सकता है। तो मैं बस इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा आज प्रकाश डालना चाह रहा था कि जो हमारा संविधान है, आज का जो दिन है वो हमारे संविधान के लिए जाना जाता है, और संविधान में क्या मुख्य व्यवस्थाएं हैं जो हमें एक बराबरी का, एक सम्मान का, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। संतोष जी की बात को मैं 2 लाइनों से पूरा करूंगा। मैं चैन व अमन पसंद करता हूँ, मैं चैन व अमन पसंद करता हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो।